हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का सम नंबर 2, जिसके टोटल 4 पार्ट्स हैं और इसमें हमें कहा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर दी गई हैं और हमें इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमें उनको सोल्व नहीं करना है, केवल हमें उस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 स्क्वायर मीटर। आपको मैं बता दूं कि इसको मीटर स्क्वायर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्क्वायर मीटर। इसके बाद द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, यानी कि उस प्लॉट की जो लेंथ होगी वो हमें मीटर्स में लेट करनी होगी और उसका रिलेशन दिखाया गया है कि वो इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है उसका रिलेशन ब्रेड्थ के साथ दिखाया गया। और रिलेशन ये है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मोर, यानी कि एक ज़्यादा है। तो जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर किया था तो वहाँ पर जो 2 अननोन क्वांटिटीज़ हमारे पास होती थी, हम उनमें से एक को लेट करते थे x और दूसरे को लेट करते थे y। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, तो हम यहाँ पर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में उस दूसरी अननोन क्वांटिटीज़ को भी हमें लेट करना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया तो गिवन है 528 स्क्वायर मीटर, लेकिन हमें उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ नहीं पता। तो अब सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि लेंथ और ब्रेड्थ में से हम x किसको लेट करें। आप x भी लेट कर सकते हो या इसकी जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, बट सबसे पहली बात यह है कि लेंथ और ब्रेड्थ में से किसको हम उस वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो इसका एक सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 2 अननोन क्वांटिटीज़ हमें दी जाती हैं, यहाँ पर हमें दी गई है एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। तो जब एक का रिलेशन किसी दूसरे के साथ दिखाया जाए तो जिसके साथ रिलेशन दिखाया जाता है आप उसी को x लेट करोगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में लेंथ का रिलेशन दिखाया गया है ब्रेड्थ के साथ, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर लेंथ का रिलेशन अगर ब्रेड्थ के साथ दिखाया गया है तो हम उस ब्रेड्थ को ही लेट करेंगे x। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि अगर a और b 2 पर्सन हैं, हमें कहा जाए a इज़ ब्रदर ऑफ b, यानी कि जो a है वो b का ब्रदर है, वो b का भाई है। तो यहाँ पर a का रिलेशन b के साथ दिखाया गया है तो हम उस b को ही लेट करेंगे x। या फिर अगर हमें कहा जाए कि p एंड q कोई 2 पर्सन हैं और हमसे ये कहा जाए कि p इज़ टॉलर देन q, यानी कि जो p की हाइट है वो q से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी p का रिलेशन q के साथ दिखाया गया है तो इसलिए हम q को लेट करेंगे x। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में अगर लेंथ का रिलेशन ब्रेड्थ के साथ दिखाया गया था तो हम ब्रेड्थ को तो लेट कर लेंगे x, लेकिन लेंथ को लेट करने के लिए हम किसी दूसरे वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे, उसको भी हम x की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। और x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उनके बीच में रिलेशन क्या दिखाया गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से, अब ब्रेड्थ का ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x। ट्वाइस का मतलब होता है कि उसको 2 टाइम्स यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना, कि वो उसके ट्वाइस से ज़्यादा है, मोर यानी कि ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है 1, यानी कि 2x + 1 ये हो जाएगी हमारी लेंथ। तो अब हम यहाँ पर, और इसी के साथ यहाँ पर दिया गया है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, और हमें ये मानकर चलना है कि जो प्रॉब्लम है इसमें हमें लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है। एक्चुअल में हम उस इक्वेशन को सोल्व नहीं करेंगे, यानी कि एक्चुअल में हम लेंथ को और ब्रेड्थ को फाइंड नहीं करेंगे। ये बस हमें अपने माइंड में रखना है कि जो हमारा टारगेट है वो लेंथ और ब्रेड्थ पर रहेगा, यानी कि जो हम लेट करेंगे वो लेंथ और ब्रेड्थ को ही लेट करेंगे और उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि लेंथ का रिलेशन ब्रेड्थ के साथ दिखाया गया है तो हम ब्रेड्थ को लेट कर लेते हैं x,
कि लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ एक्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो अगर हमारे पास ब्रेड्थ है x तो x का ट्वाइस हो जाएगा 2x, और उससे एक ज़्यादा का मतलब होगा कि हमें उसमें 1 को ऐड कर देना है, तो हमारी लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1। तो हमने यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को x की फॉर्म में ही लेट किया है कि ब्रेड्थ है x और लेंथ है 2x प्लस 1। और ये इस तरह के सम्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप दो अननोन क्वांटिटीज़ में किसको x लेट करते हो, इसीलिए आपको मैंने ये चीज़ इतना एक्सप्लेन करके बताई है। इसके बाद हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया था कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 520 स्क्वायर मीटर है, और हमें पता है कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास है 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ हमारे पास है x, तो इसलिए हम 2x प्लस 1 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम उस एरिया के इक्वल में लिख देंगे। अब जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये हो जाएगा x। इसी के साथ इस 528 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और यहाँ पर आकर ये माइनस में हो जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास रह जाएगी 0। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि जो जनरल फॉर्म होती है, वो ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी कि सबसे पहले आपको x स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, उसके बाद आपको x वाली टर्म लिखनी है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म और राइट हैंड साइड में 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये इस पार्ट का आंसर है। इसके बाद सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो इंटीजर्स हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले नंबर्स, यानी कि एक के बाद ही कोई दूसरा नंबर आ जाए। जैसे कि 4 के जस्ट बाद आता है 5, तो हम कह सकते हैं कि 4 एंड 5 आर कॉन्जिक्यूटिव। इसी तरह से हमें पता है कि 16 के बाद आता है 17, यानी कि 16 एंड 17 आर कॉन्जिक्यूटिव। तो दो नंबर जो हमें यहाँ पर लेने हैं वो दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनमें से एक नंबर दूसरे के ठीक बाद आ जाए। जैसे कि 4 एंड 5, 16, 17, या कोई भी दो नंबर हम ले सकते हैं, लाइक 21 एंड 22, ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो इनका रिलेशन हमें क्या दिखाया गया कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है। और ये बात हमें अपने माइंड में लेकर चलनी है कि जो हमारा टारगेट है वो क्या है, वो इंटीजर्स हैं, यानी कि उन इंटीजर्स को ही हम x की फॉर्म में लेट करेंगे। तो इसके लिए जैसे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमें लेट करने थे, तो फर्स्ट इंटीजर को अगर हम लेट कर लेते हैं x, तो सेकंड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1। ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि 4 एंड 5 आर कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर हमारे पास एक नंबर हमें पहले से ही पता है 4, तो 4 का जो नेक्स्ट नंबर होगा, यानी कि इसके बाद जो नंबर आता है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में 1 को ऐड कर देंगे, तभी तो हमारे पास 5 आएगा। या इसी तरह से अगर हमारे पास है 16 और 17, हमें पहला नंबर पता है 16, तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 प्लस 1 यानी कि 17। तो यही काम हमने इस सम में भी किया है कि अगर हमने फर्स्ट नंबर को x लेट कर लिया, तो जो उसका सेकंड नंबर होगा, यानी कि ठीक उसके बाद वाला नंबर, वो क्या हो जाएगा, वो x प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों नंबर हमने लेट कर लिए हैं, और हमें गिवन था कि उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो है 306। तो हमने यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर दिया है x प्लस 1 के साथ। तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 1 ये हो जाएगा x, और इस 306 को हम इधर माइनस में ले आएंगे और राइट हैंड साइड में अब है हमारे पास 0। तो इस तरह से ये इस पार्ट का आंसर है, और हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। कि रोहन की जो मदर है वो उससे, यानी कि रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो पर्सन के बारे में बात की गई है, एक तो रोहन की मदर और एक रोहन के बारे में। यहाँ पर हिम का मतलब है रोहन। तो यहाँ पर रोहन की मदर की एज का रिलेशन रोहन की एज के साथ दिखाया गया है, तो इसलिए हम रोहन की एज को ही लेट कर लेंगे x।
जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि जिसके साथ रिलेशन दिखाया जाता है उसी को हम x लेट करते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन ये है कि रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, यानी कि वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो इसलिए हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो होगी x, और उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है, क्योंकि वो उससे 26 साल बड़ी हैं, तो उनकी एज को हम लेट कर लेंगे x + 26। तो इस तरह से ये उन दोनों की प्रेजेंट एज है। अब इस सब में हमें आगे कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि अब से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी और उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमने उनकी प्रेजेंट एज को लेट किया था x एंड x + 26, तो 3 साल बाद की एज फाइंड करने के लिए हम इस x में भी 3 को ऐड कर देंगे और इस x + 26 में भी हम 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 26 + 3 हो जाएगा 29। तो इस तरह से 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x + 3 और उसकी मदर की एज हो जाएगी x + 29। और हमें सब में कहा गया है कि उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अब हम इस x + 3 को और इस x + 29 को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल में लिखेंगे 360। तो अब हम सबसे पहले इस x के साथ x + 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 के साथ भी इस x + 29 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ x इंटू x इज x², x इंटू 29 इज 29x, 3 इंटू x इज 3x, 3 इंटू 29 इज 87। अब यहाँ पर ये जो दोनों लाइक टर्म्स हैं यानी कि 29x एंड 3x, इनको ऐड करके हम लिख सकते हैं 32x, और ये जो 360 है ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस में। तो अब यहाँ पर ये जो दोनों कांस्टेंट टर्म है यानी कि 87 माइनस 360, तो क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया तो इसका आंसर आ जाएगा -273। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आई है x² + 32x - 273 = 0। इसके बाद फोर्थ पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये वाला पार्ट आप बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इसी टाइप के कुछ और सम भी इस चैप्टर में आएंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक ट्रेन है जिसको 400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो पहले उसकी जो भी स्पीड होगी अगर हम उसको लेट कर ले x, तो बाद में ये कहा गया है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि पहले उसकी स्पीड x होगी और बाद में उसकी स्पीड को माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि उसको कम कर दिया जाएगा। कितना कम किया गया यहाँ पर? 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो अब उसकी स्पीड हो जाएगी x - 8। तो जैसे कि आपको पता भी है कि स्पीड कम करने से टाइम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर हमें आगे कहा गया है कि अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो उस ट्रेन को वही डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगेगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें यहाँ पर ये बात माइंड में लेकर चलनी है कि जो हमारा टारगेट है वो स्पीड ऑफ द ट्रेन पर है, यानी कि हम जो ट्रेन की स्पीड है उसी को लेट करेंगे x, और ऐसा करके हम इस सिचुएशन को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिस्टेंस हमें यहाँ पर दी गई है 480 किलोमीटर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। और क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया था कि जो हमारा टारगेट है वो उसकी स्पीड पर है, तो इसलिए हम लेट कर सकते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर। अब जो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बीच में रिलेशन होती है वो है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 480, स्पीड है x, यानी कि टाइम हो जाएगा 480 डिवाइड बाय x। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो है, हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर उस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, यानी कि पहले उस ट्रेन की स्पीड है x और डिक्रीज करने के बाद उस ट्रेन की स्पीड रह जाएगी x - 8, लेकिन डिस्टेंस अभी भी उसको उतनी ही कवर करनी है जो कि है 480 किलोमीटर। तो सेम यही रिलेशन यूज़ करते हुए
कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x-8। तो यानी कि अब जो सेकंड कंडीशन में उस ट्रेन को टाइम लगेगा वो है 480 डिवाइड बाय x-8। तो इस तरह से इस सम में हमारे पास 1 और 2 ये दो टाइम है। ये पहले वाला टाइम है x स्पीड के साथ और ये दूसरे वाला टाइम है x-8 की स्पीड के साथ। और ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि जब हम उस ट्रेन की स्पीड को कम कर देते हैं तो अब जो टाइम होगा वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम स्पीड को कम करते हैं तो जो हमारे पास टाइम आएगा वो पहले वाले टाइम से ज़्यादा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू ग्रेटर है और इसकी वैल्यू स्मॉलर है। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 घंटे का, 3 आवर्स का। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि डिफरेंस इन द टाइम इज़ 3 आवर्स। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, और इक्वल में रहेगा यहाँ पर 3, क्योंकि 3 घंटे का डिफरेंस वहाँ टाइम में आ गया था। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो दो टाइम आप फाइंड करोगे उन दोनों टाइम में से पहले आप किसको रखोगे और बाद में आप किसको रखोगे। तो जो भी टाइम ग्रेटर होगा उसको हम पहले रखते हैं। और ये हमें कैसे पता लगेगा कि टाइम कौन सा ग्रेटर है? देखो, अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड कम करने से टाइम ग्रेटर हो जाता है। तो पहले हमारी स्पीड थी x और बाद में स्पीड रह गई थी सिर्फ x-8, यानी कि स्पीड को कम कर दिया। अगर इस केस में स्पीड को कम कर दिया तो ये जो टाइम होगा ये ग्रेटर होगा और ये जो टाइम है ये स्मॉलर होगा। तो इसलिए हम इस ग्रेटर वाले टाइम को पहले लिख रहे हैं और इस वाले टाइम को हम बाद में लिख रहे हैं। तो इन दोनों को माइनस किया और इक्वल में रख दिया हमने 3 को। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं हम उनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम में हम लिख देंगे x-8 और इस x को। उसके बाद हम इस x के साथ 480 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x, और इस x-8 के साथ इस 480 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 इंटू x-8। उसके बाद जब हम 480 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x, और जब इस -480 से -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा 3840। और इसी तरह से जो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया था उसमें भी हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो x² और x को -8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -8x। अब यहाँ पर 480x के साथ -480x ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और जो ये डिवाइड में नंबर था इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ इस तरह से। तो 3 इंटू x² यानी कि 3x² एंड 3 इंटू -8 इज़ -24x। तो अब हम सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जो x के स्क्वायर वाले टर्म है उसको लिखते हैं। तो यानी कि हम सबसे पहले इस टर्म को यहाँ पर लेकर आएंगे माइनस में, फिर हम इस टर्म को इधर लेकर आएंगे प्लस में, और जो 3840 है ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि ये पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में था और अब राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ रह जाएगी 0। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर जो नंबर्स हैं 3, 24 एंड ये नंबर, इन तीनों को 3 से डिवाइड किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो एक नेगेटिव टर्म है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं और साथ ही इन नंबर्स को थोड़ा और छोटा करना चाहते हैं तो इसलिए हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे -3 से। अब -3 से डिवाइड करने पर क्या होगा? तो -3 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा यहाँ रह जाएगा सिर्फ x²। जब -3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म नेगेटिव में हो जाएगी और 3 से 24 को डिवाइड किया जा सकता है 8 पे। इसी तरह से जब -3 से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा और 3 से इस नंबर को डिवाइड करने पर आ जाएगा 1280। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आई है x² -8x -1280 = 0। तो ये था एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड सम जिसके 4 पार्ट हमने किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जहाँ पर हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू।